हाय बच्चों, दिस इज पार्ट 2 ऑफ योर लेसन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, हमने लास्ट टाइम यहाँ पर कंप्लीट किया था, है ना। तो अभी हम यहाँ पर सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। अभी यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिया है टू प्रिपेयर 10 ml एक्वस सोल्यूशन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट आपको पता है आपका बेकिंग सोडा है ना। तो इसके साथ आपको सोल्यूशन बनाने के लिए बोला है 10 ml का, और इसका pH मेजर करने के लिए बोला है। ये आपका एक्सपेरिमेंट है। नाउ वी हैव सीन दैट सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, है ना। अभी तो हमने वो सीख लिया कि एसिड एंड बेस के रिएक्शन से हमको सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। दो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो रिजल्टिंग सॉल्ट्स आर नॉट ऑलवेज न्यूट्रल। चाहे इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, द रिजल्टिंग जो सॉल्ट फॉर्म होता है हमेशा न्यूट्रल नहीं रहता। तो अ न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को साथ में मिलाया जाता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्ट हैज pH इक्वल टू 7। तो जब आप इसमें से जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है उसको जब आप उसका pH निकालोगे तो वो न्यूट्रल रहेगा। तो an acidic salt is formed by the neutralization reaction between a strong acid and a weak base। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये पेपर दिखा के आपको समझाया था ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बनता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस एसिडिक सॉल्ट यानी कि pH लेस देन 7 प्लस वाटर देता है, एंड वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अल्कलाइन सॉल्ट प्लस वाटर देता है। ओके, तो याद रखो ये। ओके, नाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इधर एक एक्टिविटी है, यहाँ पर आपको कहा गया है कि ब्लू विट्रियोल, ये ब्लू विट्रियोल को CuSO4 या कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। यहाँ देख रहे हो आप, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में होता है, आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट, बहुत अच्छा एक सुंदर सा ब्लू कलर होता है। तो आप जब इसको पानी में डालोगे ना और मिला के उसको डिजोल्व करके आप इसका क्या कलर को मिलेगा? आपको एकदम डीप ब्लू कलर मिलता है। अभी आप इसको हीट करोगे ना तो क्या दिखता है कि ब्लू विट्रियोल का कलर चेंज होता है। व्हाट डिड यू सी इन द अपर पार्ट? अपर पार्ट में आपको पानी का ड्रॉपलेट्स दिखेगा। व्हेन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब कूल्स डाउन, ऐड सम वाटर इन इट एंड शेक। अभी इसमें कहा गया 2 टेस्ट ट्यूब लेने के लिए, मैंने आपको वो नहीं कहा। 2 टेस्ट ट्यूब लेके दोनों में आपको ब्लू विट्रियोल का सोल्यूशन डालना और हिला के उसको देखना है, चेक करना है। तो heat the other test tube. What did you see? What change did occur in the blue vitriol? Okay, when the second test tube cools down, जब दूसरा टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब को हीट करना है, जब दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब कूल डाउन हो जाएगा उसको उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको दोबारा हिलाओ तो क्या होता है? हाँ, ऑन हीटिंग, आपको हीट करने के टाइम क्या होता है यहाँ बताया। देखो, जब आप उसको गर्म करते हो ना तो ब्लू विट्रियोल यानी कि कॉपर सल्फेट का जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या होता है? कलरलेस पाउडर एंड वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, कलरलेस पाउडर एंड वाटर फॉर्म होता है। अभी हमने पहले कलर क्या देखा था? ब्लू कलर था, लेकिन हीट करने के बाद क्या हो गया? ब्रेक डाउन होके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो कॉपर सल्फेट का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होके एक पाउडर और पानी में कन्वर्ट हो गया, और पाउडर का कलर क्या है? व्हाइट। अभी तक तो ब्लू था। ये जो आपको पानी मिला ना, द वाटर वॉज पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ये जो पानी था ना, जो ब्लू विट्रियोल यानी कॉपर सल्फेट का जो स्ट्रक्चर है ना, उसका एक पार्ट था। इट वॉज ए पार्ट ऑफ, मतलब कॉपर सल्फेट में पानी भी है। दिस इज कॉल्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो पानी वो कंपाउंड में था उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो जब ऑन एडिंग वाटर टू द व्हाइट पाउडर, ए सोल्यूशन वॉज फॉर्म्ड विच हैड द सेम कलर एज अ सोल्यूशन इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। तो जब आपने उसमें पानी, पहले आपने क्या किया? उसको हीट करके क्या किया? पाउडर सेपरेट कर दिया, है ना, तो व्हाइट मिल गया। लेकिन आपने वापस उसमें पानी डालो तो क्या हो गया? फिर से उसका ब्लू कलर वापस आ गया। तो फ्रॉम दिस वी कम टू नो दैट नो केमिकल चेंजेस अकर्ड इन द क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू विट्रियोल। तो ब्लू विट्रियोल को जो क्रिस्टल में कुछ स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ गर्म करने से। लूजिंग वाटर ऑन हीटिंग ब्लू विट्रियोल, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी कि पानी खोना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होना और कलर लूज होना, और फिर बाद में कलर वापस आना, ये सब फिजिकल चेंजेस के पार्ट है। ठीक है, ये सब जो वो केमिकल में फिजिकल चेंज हो रहा है, लेकिन इट इज नॉट, उसमें केमिकल चेंज कुछ नहीं हुआ है,
फिजिकल चेंजेस हुए क्या, क्योंकि जब आपने वापस उसको उसी ओरिजिनल पानी डाल के वापस उसको क्या हो गया, वापस कलर आ गया, मतलब उसके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर है कि रिपीट, अभी आप लैब में कर सकते हो तो आप ये सब करके देखोगे तो आप आंखों से देख सकते हो कैसे होता है। अभी यहाँ पर एक एलम के साथ एक एक्सपेरिमेंट बताया है कि आपको एलम का स्टोन लेके इवेपोरेटिंग डिश में लेके उसको गर्म करना है बर्नर के ऊपर। तो क्या मिलता है, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, दीज क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन द क्रिस्टल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस अरेंजमेंट। जैसे कॉपर सल्फेट में पानी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, वैसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स में रहता है। ठीक है, तो उस पानी जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में जो पानी रहता है उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो ये एक कोई प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट रहता है। इट इज इंडिकेटेड इन द केमिकल फॉर्मूला एज शोन बिलो। देखो यहाँ पर क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2, यहाँ डॉट दिखा है और 5, इसका मतलब क्या, कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें, 5। ठीक है, क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रियोल में FeSO4.7H2, यानी कि इसमें 7 है। क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा में कितना है, 10 है। और क्रिस्टलाइन एलम में कितना है, 24। तो क्रिस्टलाइन एलम का फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना है। डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूलाज, यू हैव टू बाय हार्ट। इसके लिए कोई आपको मदद नहीं कर सकता, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। K2SO4 क्रिस्टलाइन एलम, इसका जो केमिकल नेम आपको पता होगा तो उसके हिसाब से आपको यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। क्योंकि ना तो फॉर्मूला आप जब इक्वेशन लिखोगे तो अगर आपने एक भी कुछ मिस कर दिया इसमें से तो आपका गलत हो जाएगा, ओके। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे अगर आप सॉल्ट है ना, पानी को भी अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर रखोगे तो उसमें से पानी रिलीज हो जाता है। देखा आपने, नमक को ना थोड़ा सा ओपन में थोड़ी देर के लिए रखोगे तो उसमें से पानी रिलीज होता है, शुगर में। तो ये क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंसेस है उनमें पानी रहता है, इनको कहते हैं पानी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। The molecules of water of crystallization are part of the internal arrangement of the crystal। जो क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट है, जो आप माइक्रोस्कोप के अंदर जो अरेंजमेंट देखते हो उसका एक पार्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। तो आप जब उसको गर्म करते हो तो क्या होता है, ये पानी खो जाता है, मतलब वो गर्म से इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए उसका शेप, इट लूजेस इट शेप। ओके, नाउ आयनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग है बहुत। नाउ यहाँ पर आप एक बीकर देख रहे हो, इसमें है 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 50 ml ऑफ वाटर। 50 ml पानी में आपने 1 ग्राम नमक डाला है। ठीक है, और क्या किया है आपने, इसमें इलेक्ट्रिक वायर को एक बैटरी से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, तो और उसके इधर एक स्विच है और एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी है। ठीक है, अभी इसमें जब क्या हो रहा है देखो, अभी यहाँ पर आपको देखना है। अब ये आप जब डालोगे और ये आप स्विच कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट करोगे तो बल्ब ग्लो होता है, क्या आपको देखना है। और यही सेम एक्सपेरिमेंट आपको कॉपर सल्फेट, ग्लूकोज, यूरिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के साथ आपको टेस्ट करके देखना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये नोट करना है कि कौन से सॉल्यूशंस के वजह से बल्ब में बल्ब जल गया। ठीक है, नाउ द बल्ब ग्लोस ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। आप ऑब्वियसली है ना, बल्ब कब जलता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि नहीं। एंड दिस हैपेंस व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट। जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना। तो इन द अबव एक्टिविटी द सर्किट इज फाउंड टू बी कंप्लीट when the aqueous solutions of NaCl, CuSO4, H2SO4 and NaOH are used. It means that these solutions are conductors of electricity. तो अगर आप ग्लूकोज डालोगे तो कंप्लीट नहीं होगा, यूरिया डालोगे तो कंप्लीट नहीं होगा। तो किससे कंप्लीट हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, बल्ब ग्लो हो रहा है। इसका मतलब है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ मतलब दे आर अलाउिंग द करंट टू पास थ्रू दम। तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, थ्रू द वायर्स, है कि नहीं। वायर नहीं हो तो कैसे कंडक्ट मतलब दे उसको रेगुलेट करते हैं। हमारे घर में वायरिंग किस लिए लगाई जाती है, अगर आप सिर्फ ऐसे एक साइड में ऐसे आप छोड़ दोगे इलेक्ट्रिक करंट और उधर दूसरी जगह बल्ब लगाओगे तो ग्लो होगा क्या, नहीं, उसे एक कनेक्शन चाहिए ना। तो कंडक्ट करने के लिए, ताकि सेफली कंडक्ट करने के लिए हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर, जो हम लोग वायर यूज करते हैं उसके थ्रू
कौन लेके जाता है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं वायर के थ्रू, एंड आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड और ए सोल्यूशन। तो वायर में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और लिक्विड में क्या होता है? आयंस। ठीक है, अभी तक हम लिक्विड्स की बात कर रहे थे, आयंस की बात कर रहे थे, है ना। तो वायर में इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं, कंडक्टिंग करते हैं, और सोल्यूशन में आयंस कंडक्ट करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स लीव द बैटरी एट द नेगेटिव टर्मिनल। इधर देखो क्या हो रहा है, आयंस ने आयंस जो है ना, पानी सोल्यूशन में जो आयंस है, दे लीव द बैटरी एट द नेगेटिव टर्मिनल एंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एंटर द बैटरी एट द पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल में अंदर घुस रहे हैं। तो व्हेन देयर इज ए लिक्विड और ए सोल्यूशन इन द सर्किट, अभी देखो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं और उसके बीच में अगर कोई सोल्यूशन है तो क्या होगा? व्हेन देयर इज ए लिक्विड और ए सोल्यूशन इन द सर्किट, टू रॉड्स वायर्स और प्लेट्स आर इमर्स्ड इन इट। ठीक है, अगर अपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वायर्स हमने इमर्स करके रखे, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये इधर जो वायर्स लगाए हैं वो है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टिंग सॉलिड। अब ये इलेक्ट्रोड शुड ऑल्सो बी एबल टू कंडक्ट। ठीक है, अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो पास नहीं करेगा। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अभी यहाँ जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के में कनेक्टेड है, हाँ, बाय मीन्स ऑफ अ वायर इज कॉल्ड द कैथोड। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है सोल्यूशन में इलेक्ट्रोड को, उसको कैथोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट किया उसको एनोड कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, कैथोड एंड एनोड। तो व्हाई डज द इलेक्ट्रिक सर्किट गेट कंप्लीटेड ऑन इमर्सिंग? क्यों कंप्लीट हो जाता है जब इलेक्ट्रोड इमर्स करते हैं सोल्यूशन में? इसको समझते हो थोड़ा। यहाँ पर भी डिसोसिएशन इज इन वर्क। हमने डिसोसिएशन देखा था सोल्यूशन में कैसे होता है, अभी यहाँ पर भी डिसोसिएशन चल रहा है। ये जो ऊपर की एक्टिविटी देखी उसमें वी फाउंड दैट द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड्स NaCl, CuSO4, H2SO4 एंड NaOH आर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स, है ना। आउट ऑफ दीज, इनमें से NaCl एंड CuSO4 आर सॉल्ट्स, है ना, हमें पता है ना। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, NaCl भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। एंड H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो वी हैव सीन दैट सॉल्ट्स, strong acids and strong bases dissociate almost completely in their aqueous solutions, है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने देखे कि कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस अच्छे से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर देते हैं, कंप्लीटली पूरा पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। Therefore, the aqueous solution of all these three contain large numbers of cations and anions, है ना। वो भी तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आयंस है, H+ एंड OH- आयंस। वैसे ही कैटायंस एंड एनायंस भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस है। तो जैसे एक्वस सोल्यूशन में ये इन्होंने पूरा डिसोसिएट हो गए थे, वैसे जब आप ये एक्वस सोल्यूशन बनाओगे इसका, तो यहाँ पर भी पूरे डिसोसिएट होके कैटायंस एंड एनायंस फॉर्म होते हैं। तो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिक्विड स्टेट इज द मोबिलिटी ऑफ इट्स पार्टिकल्स। अभी पानी में है तो कैसे आराम से इधर उधर मूव हो जाते हैं, है कि नहीं। ड्यू टू दिस मोबिलिटी, इसको मोबिलिटी कहते हैं, आराम से टू बी मोबाइल, मतलब कैसे कहीं पर भी हम चले, ये आयंस मूव हो सकते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस इन द सोल्यूशन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, है ना। हमें पता है मैग्नेट का भी हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव ही अट्रैक्ट करता है। तो सिमिलरली इसमें भी जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस है, हाँ, वो किधर अट्रैक्ट होंगे? टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड में पॉजिटिवली चार्ज आयंस अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में नेगेटिवली चार्ज आयंस अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, सो द मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है, जो नेगेटिव है उसमें पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है। ये मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। हाँ, दिस अमाउंट्स टू द कंडक्शन ऑफ इस प्रोसेस की वजह से, जहाँ पर जो ये सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड कैटायंस एंड एनायंस हैं, वो जो मूवमेंट होके जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, और इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। फ्रॉम दिस यू विल अंडरस्टैंड दैट दोस लिक्विड्स और सोल्यूशंस विच कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जिस सोल्यूशन में बहुत सारा अमाउंट ऑफ डिसोसिएटेड, मतलब सेपरेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। ओके, अभी यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस करके है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखो इधर एक प्रोसीजर बताया कि टेक अ सोल्यूशन ऑफ 1 ग्राम कॉपर सल्फेट इन 50 ml वाटर, CuSO4, है ना, हमने देखा था ब्लू विट्रियोल। उसको 50 ml वाटर में आपको 100 ml कैपेसिटी बीकर, बड़ा बीकर लेके 50 ml आधा भर के उसको CuSO4 डिसॉल्व करना है। यूज ए थिक प्लेट ऑफ कॉपर एज एनोड। यहाँ एनोड है ना, उसके लिए हम पॉजिटिव टर्मिनल के लिए हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, यानी कॉपर का एक रॉड इंसर्ट करेंगे। ठीक है,
एंड कार्बन रॉड एज कैथोड। कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के लिए हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज ए कार्बन रॉड। अरेंज द apparatus एज शोन, सेम एक सर्किट आपको बनाना है एंड पास एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। अभी इसमें से आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। क्या आप चेंजेस देखते हो? इन द अबव एक्टिविटी कॉपर अपीयर्स टू हैव डिपॉजिटेड ऑन द पोर्शन ऑफ द कैथोड इमर्स्ड इन द सोल्यूशन। अब यहाँ देखोगे ना तो कैथोड में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। कॉपर अपीयर्स टू हैव डिपॉजिटेड ऑन द पोर्शन ऑफ द कैथोड इमर्स्ड इन द सोल्यूशन। कैथोड क्या था? कार्बन रॉड है ना। कार्बन रॉड के ऊपर कॉपर आके डिपॉजिट हो रहा है, मतलब आप उसमें देखोगे कि वो थोड़ा थिकनिंग हो रहा है, उधर आके कॉपर आके चिपक रहा है। हाउ डिड दिस हैपन? ऐसे कैसे हो गया? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्टेड फ्लोइंग थ्रू द सर्किट द कैटायंस दैट इज Cu++ आयंस इन द सोल्यूशन गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड। अभी यहाँ पर मैंने आपको देखो थोड़ा मैं एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ देखो क्या हो रहा है। SO4- आयंस यानी कि एनायंस विल बी अट्रैक्टेड बाय एनोड। एनोड क्या हमारा? कॉपर है ना। तो Cu++ विल बी अट्रैक्टेड टू द कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। जो प्लस है देखो CuSO4 है ना, Cu++ और Cu++ एंड SO4- में डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएशन हो गया ना, जब आपने पानी में मिलाया तो कॉपर और SO4 सेपरेट हो गया। उसके पूरे अभी यहाँ पर आयंस घूम रहे पूरे पानी में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अभी आपको पता है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो क्या हो रहा है? कॉपर आयंस जाके नेगेटिव यानी कि कैथोड जो कॉपर आपका जो कार्बन रॉड की तरफ अट्रैक्ट होके उस पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, और SO4- आयंस जाके आपके एनोड यानी कि कॉपर वाले रॉड में जाके अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो SO4- आयंस यानी कि एनायंस विल बी अट्रैक्टेड बाय एनोड वेयर दे गिव अप 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम SO4 रेडिकल। SO4 रेडिकल बनने के लिए SO4- क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। ठीक है, और इधर क्या हो रहा है? Cu++ आयंस यानी कि कॉपर की जो डबल+ आयंस आर अट्रैक्टेड टू कैथोड वेयर इट टेक्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट एंड बिकम्स न्यूट्रल। यहां पर Cu++ क्या कर रहा है? हाँ, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है? न्यूट्रल हो रहा है, और न्यूट्रल होके इधर डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ जो रेडिकल फॉर्म हो गया, SO4- ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए है ना, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए वो ये कॉपर ने ले लिए। ठीक है, इधर से जो SO4- जो इधर आके इधर अट्रैक्ट हो गया, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, और क्या हो गया? वो Cu++ ने ले लिया। ओके, और क्या हो गया? इधर डिपॉजिट हो गया। लेकिन अभी SO4- रेडिकल बन गया, और रेडिकल्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूट्रल स्टेट। रेडिकल एक न्यूट्रल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं हो सकते। तो ओके, रेडिकल्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट एंड विल अटैक द कॉपर एनोड फॉर्मिंग CuSO4 अगेन। तो इधर क्या हो रहा है? देखो बेसिकली वापस CuSO4 फॉर्म हो रहा है। तो अभी यहां पर हम जो पढ़ेंगे अभी आप समझ जाओगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्टेड फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, द कैटायंस दैट इज Cu++ आयंस इन द सोल्यूशन गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड। कॉपर एटम्स आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड कंबाइन विद द कॉपर आयंस, है ना। इधर से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है इसने पकड़ लिया। अ डिपॉजिट ऑफ द कॉपर अपीयर्ड ऑन द कैथोड। इवन दो द कॉपर आयंस इन द सोल्यूशन वेर यूज्ड अप इन दिस मैनर, कॉपर आयंस यूज अप हो गए, द कलर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन द सेम, कलर चेंज नहीं हुआ, बिकॉज while electric current was on, electrons were removed from the copper atoms of the anode. एनोड के में जो कॉपर एटम्स थे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए एंड सेंड टू द बैटरी थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, बैटरी की तरफ चले गए, और जो कॉपर आयंस फॉर्म्ड इन दिस मैनर एंटर्ड द सोल्यूशन। जो कॉपर आयंस ऐसे जो फॉर्म हो गए वो वापस सोल्यूशन में एंटर हो गए। तो इन दिस वे डिकम्पोजिशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट ने डिकम्पोजिशन किया, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सो देयर आर क्या होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स, कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड एंड सेम अमाउंट ऑफ कॉपर इज रिमूव फ्रॉम एनोड। ठीक है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस जब आपने करंट पास किया ना, तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स में कॉपर इज विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। कैथोड में कॉपर डिपॉजिट हुआ, लेकिन उतने ही अमाउंट ऑफ कॉपर इज रिमूव फ्रॉम द एनोड, और फिर से SO4 के साथ कंबाइन होके CuSO4 का
वो बैलेंस इज ऑलवेज केप्ट, तो हमें सोल्यूशन में कलर चेंज दिखता नहीं है। तो कैथोड रिएक्शन में क्या हो रहा है, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या होता है, कॉपर फॉर्म हो जाता है। और एनोड रिएक्शन में कॉपर के साथ फिर से Cu2+ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिक्स होके फिर से एनोड में रिएक्शन होकर CuSO4 फॉर्म हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा होता है। ओके, आई होप समझ गए आप। ये सर्किट अच्छे से देखो कैसे हो रहा है कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, जो यहाँ से रिलीज हो रहा है वो कॉपर पकड़ के इसमें डिपॉजिट कर लेता है, और फिर यहाँ से जो Cu+ आयंस फिर से रिलीज हो रहे हैं वो फिर से सोल्यूशन में एंटर होके SO4 के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ओके, तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, अभी it is necessary for the liquid or solution to have a large number of dissociated ions for electrolysis to take place। तो electrolysis होना है तो क्या होना चाहिए, बहुत सारा dissociated ions solution में होने चाहिए। CuSO4 dissociate होता है, इसलिए उसके साथ electrolysis हो सकता है। Therefore, substances which undergo dissociation to great extent in the liquid state or a solution are called strong electrolytes। ठीक है, तो strong electrolytes कौन से होते हैं, जिसमें बहुत सारा dissociation हो सकता है in liquid form। तो salt, strong acids and strong bases are strong electrolytes। Their solutions have high electrical conductivity and they are good conductors, मतलब बहुत अच्छे से electricity conduct कर पाते हैं in their liquid state। Sorry, weak acids and weak bases are weak electrolytes। An assembly that consists, एक assembly जो हमने उधर apparatus देखा था, assembly जो हमने बनाया था, assembly that consists of a container, electrolyte and electrodes dipped in it is called an electrolytic cell। तो ये जो है ना, इस फॉर्मेशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। ठीक है, नाउ इफ प्योर वाटर इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, करंट डज नॉट फ्लो इवन ऑन पुटिंग ऑन द स्विच। पानी के साथ आप ये करोगे तो नहीं होता है। फ्रॉम दिस वी लर्न दैट प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एकदम शुद्ध पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। And we have already seen the reason behind this. The concentration of hydrogen and hydroxide ions formed by dissociation of water is very low। हमने देखा था ना पिछले वीडियो में, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो डिसोसिएशन है वो बहुत ही कम होता है, तो इसलिए वो इतने सारे आयन्स फ्रीली घूम नहीं रहे पानी के वो पानी में, तो इसकी वजह से इतना अच्छा कंडक्शन नहीं होगा। तो ओनली 1.1 times 10⁻⁷ मोल पर लीटर फॉर ईच आयन। However, the electrical conductivity of water increases on mixing a small amount of salt or a strong acid or base। लेकिन इसी पानी में, प्योर वाटर में, अगर आप कोई सॉल्ट या एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करोगे थोड़ा सा, तो then it becomes a good conductor of electricity and electrolysis can take place। Now, electrolysis of water। डिजॉल्व 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 500 ml प्योर वाटर। आधे लीटर में 2 ग्राम सॉल्ट आप पानी मिक्स करके टेक 250 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इन अ 500 ml कैपेसिटी बीकर, 500 बड़ा बीकर लेना है। कनेक्ट 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ अ पावर सप्लाई। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में कनेक्ट करके जो वायर का इंसुलेशन है ना, वो थोड़ा सा आपको रिमूव करके 2 सेंटीमीटर दोनों साइड में इनको इलेक्ट्रोड बना के आपको पानी में डिप करना है। तो फिल 2 टेस्ट ट्यूब्स टू द ब्रिम, पूरा टेस्ट ट्यूब को फुल भर के फिर आपको फिल टू रिमूव द प्रिपेयर डाइल्यूटेड सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, वो सॉल्ट सोल्यूशन जो आपने बनाया उसमें से आपको 2 टेस्ट ट्यूब भरने हैं और इन्वर्ट करके इलेक्ट्रोड के ऊपर लगाने हैं, और एयर अलाउ नहीं करना। फिर इलेक्ट्रिक करंट आप चालू करो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में। तो आपको फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। डिड यू सी गैस बबल्स फॉर्मिंग नियर द इलेक्ट्रोड्स इन द टेस्ट ट्यूब? गैस बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। और आर दिस गैसेस हेवियर और लाइटर देन वाटर? आर द वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस कलेक्टेड विद द सॉल्यूशन इन द 2 टेस्ट ट्यूब्स सेम और डिफरेंट? इसके आंसर इधर दिए हैं। इट इज फाउंड इन द अबव एक्टिविटी दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस फॉर्म नियर द कैथोड इज डबल दैट ऑफ द गैस फॉर्म नियर द एनोड। मतलब जितना गैस कैथोड में फॉर्म हुआ है वो एनोड में जितना फॉर्म है उससे दुगुना है। द वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्म नियर द कैथोड इज डबल, एनोड में उसका आधा फॉर्म होता है। साइंटिस्ट हैव शोन दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म नियर द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस नियर द एनोड। ठीक है, तो क्या क्या फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोजन गैस कैथोड में फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन गैस एनोड में फॉर्म हो रहा है। फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हैज टेकन प्लेस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैव बीन रिलीज्ड। द concerned electrode reactions are as follows। कैथोड में वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयंस। एनोड में वाटर, ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी ये हो गया आपका लेसन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, अब मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देती हूँ।
जहाँ जहाँ पर आंसर टेक्स्ट बुक में क्लियरली नहीं है वहीं पर मैंने आपको बताया, बाकी आपको खुद से देख के लिखना है। नाउ आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट एंड जस्टिफाई। इसमें से ऑड कौन सा है? क्लोराइड, नाइट्रेट, हाइड्राइड या अमोनियम? इसमें अमोनियम ऑड है, ठीक है, क्योंकि इट्स ए कैटायन। ये सब नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ओके, तो इट्स ए कैटायन। इसमें सेकेंड में हाइड्रोजन क्लोराइड इज ऑड बिकॉज इट्स एन एसिड, ठीक है। फिर थर्ड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑड, वाई? इट्स ए हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक, यानी कि इसमें टू नॉन आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, H and Cl, ठीक है। या इसको कहते हैं हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक। दूसरा है हाइड्रोजन फ्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक है, ठीक है, इसलिए ये डिफरेंट है। देन अमोनियम क्लोराइड, डी में अमोनियम क्लोराइड इज डिफरेंट, इट इज एसिडिक। फिर ई में सोडियम कार्बोनेट इज डिफरेंट, is the odd one because the solution formed with sodium carbonate is basic, बाकी से न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर्म होता है। इसमें जिंक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक है, हमने देखा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में, और अदर्स आर बेसिक, ओके। फिर इधर क्रिस्टलाइन कॉमन सॉल्ट इज डिफरेंट बिकॉज देर इज नो चेंज इन कलर ऑन हीटिंग, क्यों? कॉमन सॉल्ट का कलर वैसे भी वाइट ही है, हाँ। फिर सोडियम क्लोराइड, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिफरेंट है बिकॉज सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एसिटेट फॉर्म होता है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब इधर कुछ रिश्ता ही नहीं है, तो इसलिए दिस इज द ऑड वन। नाउ राइट डाउन द चेंजेस दैट you'll see in each instance and explain the reason. 50 ml water is added to 50 ml solution of copper sulfate, तो आपको पेज 69 में इसका आंसर मिलेगा। B, 2 drops of the indicator phenolphthalein were added to 10 ml. Phenolphthalein is an indicator to determine the quantity of base. When added, the solution turns pink. Okay. Now question number 2C. C का आंसर है ये। Copper is 2C है, 2 or 3 filings of copper were added to 10 ml dilute nitric acid and stirred. तो क्या हो गया? Copper is unreactive and in normal circumstances does not react with dilute acids. For concentrated nitric acid, आपको ये रिएक्शन लिखना है, ठीक है। Cu plus 4 HNO3 gives CuNO3 2 plus 2 NO2 plus 2 H2O. For diluted nitric acids, 3 Cu plus 8 HNO3 gives 3 Cu plus 2 NO plus 4 H2O. इधर 1:4 है रेशियो, इधर 3:8 है रेशियो, ठीक है। देन क्वेश्चन 2D लिटमस पेपर 2D का आंसर है। आप क्वेश्चन देके लिखे, मेरे पास इतना डिटेल समझाने के लिए मतलब बहुत टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। तो 2D का आंसर है HCl में ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, NaOH में रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। 2E MgO is a magnesium oxide is a base which reacts with acid to form salt and water. This is a neutralization reaction. तो ये reaction you have to write, and magnesium oxide does not react with NaOH as it is a base. Okay, तो ये क्वेश्चन देख के आप आंसर लिखो। क्वेश्चन 2F का आंसर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। उसमें क्या होता है हमने वहां पर देखा था, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे हमने आंसर लिखे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2G एफरवेसेंस ऑफ CO2 इज रिलीज ड्यू टू रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट ऑफ मेटल्स, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2H का आंसर पेज 69 में है, 2I का आंसर पेज 70 में है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको एसिडिक है, उसमें CO2 SO3 बेसिक CaO MgO NaO2O एम्फोटेरिक ZNO Al2O3 Fe2O3, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन बाय ड्राइंग अ फिगर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 12 है। NaCl का तो आपको पता है ना, वो आप पेज 59 में देख के आप बना सकते हो। पेज 59 में जो डायग्राम दिया है वो NaCl का, और ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड का देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड एटॉमिक नंबर 12 है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबसे इनरमोस्ट में 2 रहता है, नेक्स्ट शेल में 8, तो बचा कितना 2, तो 2 बैलेंस है। तो जब ये 8 नहीं है तो इट इज अनस्टेबल, है ना। तो इट हैज टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स जिससे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि स्टेबिलिटी अचीव कर सकता है। फिर अभी क्लोरीन दूसरा MgCl बोला है ना, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो Cl का क्या है 17, 2, 8 एंड 7, ये भी अनस्टेबल है क्योंकि इसमें 8 नहीं है, 1 कम है। तो जो इसका एटॉमिक नंबर 12 है और इसका एटॉमिक नंबर 17 है, दोनों का लास्ट का जो वैलेंस शेल है दोनों अनस्टेबल है, इसमें भी 2 कम है इसमें, तो ये डोनेट करेगा
तो इसको मिल जाएगा, है ना। तो ये स्टेबल हो सकता है। तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। MgCl2 है ना, तो Cl क्लोरीन में 2 8 है। देखो MgCl2, Cl क्लोरीन के 2 एटम्स है, तो दोनों में 7 7 है। तो अगर मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा है, उसने अगर इसको 1 दे दिया और इसको 1 दे दिया, तो इसमें भी 8 हो जाएंगे, इसमें भी 8 हो जाएंगे, तो स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, है ना। मैग्नीशियम के जो मैग्नीशियम का जो शेल है, सॉरी देखो मैग्नीशियम में ये, ठीक है, इसमें 2 है, ओके, फिर इसमें 8 है, ओके, और एक और शेल है जिसमें 2 है ना। और क्लोरीन में क्या है, 2 8 और 7, हाँ, इसमें 2 है, ओके, 2 बना देती हूँ मैं। इसमें 8 है, लेकिन इसमें कितने हैं, 7 है, ठीक है। और सेम थिंग वन मोर टाइम इफ यू कैन ड्रॉ, इसमें 2 है फर्स्ट शेल में, इसमें 8 है, और इसमें 60 है, ठीक है। तो अगर इसमें से 2 है, जो अगर इसने एक इसको दे दिया, ये क्लोरीन का आटम, ये क्लोरीन का आटम है, मैग्नीशियम है, ओके, तो इसने इधर 1 दे दिया और इधर 1 दे दिया, तो इसमें भी 8 हो गए, है ना, इसने दिए हुए, इसमें भी 8 हो गए इसने दिए हुए, तो ये स्टेबल हो गया, इसमें 8 8 हो गए, पहले 7 थे, अभी 8 8 हो गए, और इसमें ये शेल निकल गया क्योंकि इसने दे दिया, ये शेल खाली हो गया, तो इसमें सिर्फ 2 और 8, तो ये स्टेबल हो गया, है ना। तो ऐसे आपको स्टेबिलिटी बनानी है, इसमें दिखाना है, ओके। अभी नेक्स्ट इज 5th का आंसर आपको पेज 60 में मिलेगा। 6th का आंसर आप पेज नंबर 63 में जो टेबल है वो यूज करके आप आराम से निकाल सकते हो इसको, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 7, ए का आंसर पेज 61 में है, बी का आंसर पेज 65 में है, और सी का आंसर पेज 71 से आप आराम से निकाल के लिख सकते हो, क्योंकि सब एक्सप्लेन किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जाके वीडियो देखो वो पार्ट का। मैं आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैंने लेसन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको सिर्फ अगर जब आंसर्स लिखने हैं तो आपको नोटबुक से प्रॉपर्ली, सॉरी टेक्स्ट बुक से प्रॉपर्ली निकाल के लिखो, ओके। तो वो मैं लिख के दूंगी तो कुछ मीनिंग नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पेज 65, बी पेज 66, सी पेज 67, ई पेज 67 में मिल जाएगा आपको। और डाइल्यूट HCl वॉज पोर्ड ऑन बेकिंग सोडा, ये दिया नहीं है तो मैंने आपको बना के दिया है। NaHCO3 को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स किया तो क्या मिलेगा आपको, H2 और CO2 सेपरेट कर दो। एसिड और सॉल्ट का रिएक्शन में आपको क्या मिल रहा है, बेस का रिएक्शन में आपको वाटर एंड CO2 रिलीज हो रहा है, और NaCl सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अभी स्टेट द डिफरेंसेस बताओ एसिड्स एंड बेसेस में, आपको पेज 60 एंड 61 में मिल जाएगा। कैटायन एंड एनायन पेज 59, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपको पेज 70 में मिल जाएगा, कैथोड एंड एनोड। नाउ क्लासिफाई एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर पीएच इनटू 3 ग्रुप्स। एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको क्या पीएच मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख के दिया आपको कॉमन सॉल्ट 7, सोडियम एसिटेट इज ग्रेटर देन 7 यानी कि बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज लेस देन 7 एसिडिक, कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस देन 7 एसिडिक, पोटेशियम ब्रोमाइड इज 7 यानी कि न्यूट्रल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर देन 7 यानी कि बेस, अमोनियम क्लोराइड लेस देन 7 एसिडिक, विनीगर लेस देन 7 एसिडिक, सोडियम कार्बोनेट ग्रेटर देन 7 बेस, अमोनिया ग्रेटर देन 7 बेस, सल्फर डाइऑक्साइड लेस देन 7 एसिडिक, ओके। तो इसके साथ आपका ये लेसन खत्म होता है। आई विल आगे मैं नेक्स्ट लेसन बनाऊंगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था इसलिए मैंने पहले किया है। बहुत आपको ध्यान से पढ़ के समझना है, अच्छे से आप लेसन समझ लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स केमिस्ट्री का बेस है, आपको नेक्स्ट ईयर भी बहुत काम आएगा ये, ओके। चलो स्टडी वेल, टेक केयर, गॉड ब्लेस।